जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। 15वें अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर एक वर्गीकरण पूरा कर लिया था और जिसमें हमने समझा था भी दो प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जैविक और अजैविक संसाधन। साथ में उसमें बनने वाले प्रश्नों पर भी हमने बात कर ली थी, जैसे भी जैविक संसाधन है वो नव्यकरणीय क्यों होते हैं, जैविक संसाधन है वो अनव्यकरणीय क्यों होते हैं, क्योंकि अजैविक संसाधनों में प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती, इसलिए एक बार उपयोग में लेने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उनको अनव्यकरणीय कहा जाता है। तो अब उसी क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज बचे हुए तीनों क्लासिफिकेशन पूरे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऊर्जा या शक्ति संसाधन और दूसरा है गैर ऊर्जा संसाधन। सीधी सी बात है, आप इन दोनों के नाम को ही समझ लें। ऊर्जा संसाधन यानी आपसे परिभाषा पूछ ले भी ऊर्जा संसाधन की परिभाषा दीजिए, तो आप क्या लिखोगे? जिन संसाधनों के उपयोग से ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, जिन संसाधनों के उपयोग से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा या शक्ति संसाधन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये सारे वो चीजें हैं जिनके उपयोग से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इन सभी को ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन कहा जाता है। आपसे परीक्षा में सिर्फ यह भी पूछा जा सकता है, दो ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण दीजिए, चार उदाहरण दीजिए, इस प्रकार से। तो जिन संसाधनों के उपयोग से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा गैर ऊर्जा संसाधन। इसका मतलब इसमें ऊर्जा तो प्राप्त होगी नहीं, तो फिर इसमें यह है भी इसमें किन चीजों का किस में इस्तेमाल होता है, फिर वो बात आ जाएगी। जैसे जिन संसाधनों का परिभाषा लिखो तो यहां जिन शब्द लिखना है, वरना इन अंतर लिखते हो तो इन शब्द आ जाएंगे। ये अंतर रूप में भी होंगे, दो अंतर भी होंगे और इनकी परिभाषा और उदाहरण के रूप में भी होंगे। प्रश्न भी गैर ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तब भी यही हो जाएगा। और ऊर्जा संसाधन और गैर ऊर्जा संसाधन में दो अंतर लिखिए, तो एक में परिभाषा लिख दो, दूसरे में आप एग्जाम्पल लिख दो, वो डिफरेंस हो जाएगा। तो जिन संसाधनों का उपयोग कच्चे माल के रूप में उद्योगों में किया जाता है, यानी इसका मतलब इनसे ऊर्जा वाली बात नहीं है। जिन संसाधनों का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति में होता है वो ऊर्जा संसाधन, और जिन संसाधनों का उपयोग कच्चे माल के रूप में उद्योगों में किया जाता है उन्हें गैर ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। इसमें आपको यानी मोस्टली हम खनिजों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो खनिजों के उदाहरण लिख देने आपको, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता, टंगस्टन, जितने आपके याद हो, तो वो छोटी क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं इन खनिजों के बारे में। तो ये जो खनिज है ये सभी गैर ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। और तो जिन संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा, जिनसे कच्चे माल के रूप में उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं वो गैर ऊर्जा संसाधन। तो ये तो हुआ उद्देश्य के आधार पर दोनों का वर्गीकरण। यहां पर एक वर्गीकरण और बन जाता है, उसको ही ले लेते हैं अब अपने, ऊर्जा वाला। ऊर्जा जो संसाधन है, शक्ति संसाधन है, इनका भी वर्गीकरण है और इन ऊर्जा संसाधनों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। ध्यान दीजिए, पहले हमने ऊर्जा और गैर ऊर्जा की बात की, अब हम इस ऊर्जा वाले आधार पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, वही बात, दोनों में अंतर पूछा जा सकता है या परिभाषा पूछी जा सकती है और एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो वही दो बात इसमें। तो जिन संसाधनों का प्राचीन काल से, ध्यान दीजिए, जिन संसाधनों का प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है उन्हें परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। या यूं कह लें, जिन ऊर्जा संसाधनों का, तो अगर आप ऊर्जा शब्द लगा दोगे तो ऊर्जा आ जाएगी साथ में,
जिन संसाधनों का प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है उन्हें परंपरागत संसाधन कहते हैं, और जिन ऊर्जा संसाधनों का प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है उन्हें परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा, जो हमने यहां ऊपर लिखी। तो ये देखिए मैं गोले में कर रहा हूं, ये चार, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा, ये चारों ही किसके उदाहरण हैं? ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन के उदाहरण हैं। अब बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की, तो जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी किया जाने लगा है, पिछले 80-90 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल की बात कर ले, मोस्टली तो 50-60 साल में ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी किया जाने लगा है उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। यानी ये प्राचीन और मध्यकाल की बात होगी, यहाँ पर आधुनिक काल की हम बातें कर रहे हैं। तो जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी किया जाने लगा है उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, जो हमने यहाँ लिखी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये जो चार एग्जाम्पल हैं आपके सिलेबस के अनुसार, ये किसके उदाहरण हो गए? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के। तो ऊर्जा संसाधन दो प्रकार, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत, जिनको प्राचीन टाइम से ही हम यूज कर रहे हैं वो परंपरागत, जिनको अभी अभी यूज करने लगे हैं उनको गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, कोयला, पेट्रोलियम, जल से विद्युत बनाना और परमाणु ऊर्जा, ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जबकि पवन, सौर, ज्वारीय और भूतापीय जो ऊर्जा है वो हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के उदाहरण है। तो ये हमारा एक टॉपिक उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार और फिर ऊर्जा संसाधन का भी हमने वर्गीकरण कर लिया। आगे बढ़ते हैं और अगले क्लासिफिकेशन पर अब बात करते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है अपना मालिकाना हक के आधार पर, भी मालिक कौन है उस संसाधन का, इस आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर मैंने आपको बताया तीन प्रकार हैं संसाधनों के। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा राष्ट्रीय संसाधन और तीसरा अंतरराष्ट्रीय या विश्व संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन यानी जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था का अधिकार होता है, जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। जैसे मकान भी, ये मेरा मकान है, ये फलाने का मकान है, तो वो उसका मालिक हो गया। भूमि यानी जमीन, नकदी यानी हमारे पास जो नगद पैसा है खुद के पास, आभूषण, शारीरिक और मानसिक क्षमता, ये भी आदमी की व्यक्तिगत होती है। भी मेरा वजन कितना है, मेरी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना, आपकी हाइट कितनी है, आपका मेंटल लेवल कितना है यानी IQ। तो शारीरिक और मानसिक क्षमता ये भी व्यक्तिगत संसाधन है, और जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो भी किसी व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल मैटर होता है। तो जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था का अधिकार होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन, किसे कहते हैं, और उदाहरण की बात आती है। तो जिन संसाधनों पर पूरे राष्ट्र का अधिकार है, यानी सभी का अधिकार है, देश के सभी लोगों का, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे पॉपुलेशन, जनसंख्या होगी, खनिज हो गया, वन हो गया, जल हो गया, हवा, पवन हो गई, सौर ऊर्जा, सेना, तकनीकी जो ज्ञान है, ये सभी हमारी राष्ट्रीय संपदा है, यानी ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और अंतिम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर, तीसरा जो प्रकार है वो है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात। तो जिन संसाधनों पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, देश का होता है तो राष्ट्रीय हो गया, और पूरे विश्व का अधिकार होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इसमें भी हम यही कहेंगे भी सभी प्रकार के संसाधन आ जाएंगे विश्व का, तो सभी एक सामान्य उदाहरण लिख दिया हमने, कोई पर्टिकुलर ये नहीं है भी ये विश्व का है। पानी है तो हम भी यूज करेंगे, अपने देश से कोई नदी जा रही है दूसरे देश को भी जा रही है, ठीक है, तो सबका अधिकार है, इसलिए हमने सीधा यहाँ पर लिख दिया सभी जैविक और अजैविक संसाधन हैं वो भी अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। तो ये था उद्देश्य के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर और ऊर्जा संसाधन के वर्गीकरण पर हमने बात की है। और अब बात करते हैं अंतिम वर्गीकरण जो कि संसाधनों को लेकर है, उस पर बात कर। अंतिम वर्गीकरण में अब बात करते हैं उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो इस आधार पर
दो भागों में वर्गीकृत किया गया है इन्हें। पहला है नव्यकरणीय या असमाप्य संसाधन और दूसरा है अनव्यकरणीय या समाप्य संसाधन। बहुत महत्वपूर्ण रहता है परीक्षा दृष्टि से। तो पहले तो हम ये समझते हैं परिभाषिक रूप से भी नव्यकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं। तो जिन संसाधनों का, गौर कीजिएगा, जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद मानव या प्रकृति द्वारा पुनर्भरण यानी नवीनीकरण किया जा सकता है। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद उसका नवीनीकरण किया जा सकता है उन्हें नव्यकरणीय संसाधन कहा जाता है। क्योंकि इनका नवीनीकरण यानी पुनर्स्थापन यानी दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीनीकरण हो सकता है। तो दूसरी बात हम देखें, नवीनीकरण होने से इनके भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे। जब नवीनीकरण हो सकता है तो इसका मतलब भंडार खत्म कहां होंगे, वो तो और बन जाएंगे। तो नवीनीकरणीय जो संसाधन होते हैं इनके भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे, इसलिए इन संसाधनों को असमाप्य या असीमित संसाधन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मानव, पशु, वन, जल, पवन, जिसमें हमने कहा था वो जैविक संसाधन, क्योंकि जैविक संसाधनों में क्या होता है, जैविक संसाधनों में जनन पाया जाता है, तो यानी उनकी जो नवीनीकरण होता रहता है पीढ़ी में, तो इसलिए वो कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए हमने कहा था जो जैविक संसाधन है वो नव्यकरणीय होते हैं और वो असमाप्य होते हैं। इसी प्रकार सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये भी नव्यकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। सूर्य है तो ऊर्जा भी प्राप्त होगी। तो आप गौर कीजिएगा, हम एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है, नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय संसाधनों में चार अंतर बताइए। पहले हम एक के आधार पर हम बात कर रहे हैं भी जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद उनका नवीनीकरण किया जा सकता है उन्हें नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। क्योंकि इनका नवीनीकरण हो सकता है इसलिए इनके भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे। जब भंडार समाप्त नहीं होंगे तो इसलिए इन्हें असमाप्य या असीमित संसाधन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैविक संसाधन हो गए, उसके साथ सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा है, ये सारे नव्यकरणीय संसाधन है। अब बात करते हैं अनव्यकरणीय की। तो परिभाषा में एक शब्द का अंतर रहेगा, जिनका नवीनीकरण हो सकता है वो नव्यकरणीय और जिनका नहीं हो सकता वो अनव्यकरणीय। तो क्या लिखोगे, जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, पूरी लाइन लिख के आप लिखोगे भी जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद नवीनीकरण नहीं किया जा सकता उन्हें अनव्यकरणीय संसाधन कहा जाता है। और क्योंकि इनका नवीनीकरण नहीं हो रहा है, नवीनीकरण नहीं होने से ये क्या होंगे, जल्दी समाप्त हो जाएंगे। इधर क्या था, इनका नवीनीकरण हो रहा था इसलिए भंडार खत्म नहीं होंगे, इधर नवीनीकरण नहीं होने से ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। जब जल्दी समाप्त हो जाएंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, समाप्य या सीमित संसाधन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम और बाकी जितने भी अजैविक संसाधन हैं वो सभी अनव्यकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। तो हमने इनकी विशेषताओं के आधार पर भी देख लिया, दोनों का अंतर भी कर लिया और साथ में ये प्रश्न भी कर लिए भी नव्यकरणीय संसाधन है वो असमाप्य क्यों है, अनव्यकरणीय संसाधन है वो समाप्य क्यों है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को, नव्यकरणीय असमाप्य क्यों है, क्योंकि इनका नवीनीकरण होता रहता है, इनके भंडार कभी खत्म नहीं होंगे इसलिए इन्हें असमाप्य कहते हैं। इनका नवीनीकरण नहीं होता तो भंडार जल्दी खत्म हो जाएंगे इसलिए इन्हें समाप्य या सीमित संसाधन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं अब ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। हमने स्टार्टिंग में आपको एक बात कही थी भी संसाधनों को अच्छे से समझने के लिए इसका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। तभी तो हमने उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और उपयोग की सततता के आधार पर हमने इसको क्लासिफाइड किया है।
तब सारे शब्द अब आप समझ गए होंगे, जैविक और अजैविक किसके प्रकार हो गए, ऊर्जा और गैर ऊर्जा संसाधन किसके हो गए, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय किस में आगे, नवीकरणीय, अनवीकरणीय या असमाप्य या समाप्य संसाधन है वो किसके अंतर्गत भी क्लासिफिकेशन में जाएंगे। और देखिए किस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो क्लास में हमें संसाधनों के एक पार्ट को हमने पूरा कर दिया है, पिछले वीडियो और इन दोनों वीडियो को मिला के। अगली वीडियो क्लास में हम संसाधनों के संरक्षण को समझेंगे भी संरक्षण किसे कहते हैं, संसाधनों का संरक्षण किसे कहते हैं, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संसाधनों के संरक्षण में कौन सी समस्याएं आ रही है और संसाधनों के संरक्षण की जो विधियां हैं उसको बचाने की वो क्या हो सकती है। और साथ में फिर हम बात करेंगे थोड़ा पोषणीय विकास पर। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।